हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम क्रम से टॉपिक कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम विद डायग्राम और थ्योरी दोनों के माध्यम से आसानी से समझते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि नर जनन तंत्र के भाग, क्योंकि नर जनन तंत्र के कई सारे भाग होते हैं और उन्हीं सभी भागों के नाम तथा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तथा उनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले जो हमारा नर जनन तंत्र है उसमें मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग यानी कुछ ऐसे अंग होते हैं जो मुख्य जनन अंग होते हैं यानी मुख्य या मेन जेनाइटल ऑर्गन्स, और कुछ हेल्पिंग जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि उनको सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य जनन अंग में पहला हम जेनाइटल ऑर्गन देखते हैं जिसको कहते हैं वृषण और इंग्लिश में कहते हैं उसको टेस्टिस। तो देखिए वृषण क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसका क्या कार्य होता है। तो वृषण जो है हमारा टेस्टिस, ये वृषण जो है एक जोड़ी होते हैं यानी कि जो नर मनुष्य होता है उसमें वृषण की संख्या 2 होती है, जोड़ी में 1 जोड़ी होते हैं। तो ये देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आपको ये संरचना दिखाई गई है वृषण की। तो आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में ये वृषण लिखा गया है और उसी के नीचे वृषण खोल। तो इस प्रकार की जो ये संरचना बनी होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चित्र में देखिए आप कि जो एक संरचना बनी हुई है, इस संरचना को वृषण या इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। प्रत्येक नर मनुष्य में इनकी संख्या 2 होती है, जोड़ी में 1 जोड़ी होते हैं। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 1.5 सेमी लंबा, 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया गया है। तो जैसा हम समझ पाए कि मनुष्य में जो वृषण होता है नर मनुष्य में, वो उदर गुहा के बाहर यानी कि मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि उसका भी एक कारण है मनुष्य के शरीर में बाहर स्थित होने का, वो भी बताएंगे आपको। तो हम संरचना समझ रहे हैं कि जो वृषण है वो लगभग 1.5 सेमी लंबा तथा 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है, यानी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये आपको यहाँ पर बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ वृषण जो है अनेक शुक्र जनन नलिकाओं के बने होते हैं, नलिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि जो वृषण की संरचना है वो कई सारी शुक्र जनन नलिकाओं से मिलकर के बनती है। शुक्र जनन नलिकाएं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। आपने पीछे पढ़ा है लैंगिक जनन की क्रिया, जिसमें आपको नर युग्मक और मादा युग्मक बताए गए थे। तो हम बात कर रहे हैं वृषण की, जैसा कि ये हमारा चित्र है और इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये वृषण की संरचना है जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण कई सारी शुक्र जनन नलिकाओं से होता है, यानी इसके अंदर कई सारी शुक्र जनन नलिकाओं का जाल होता है और उन शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है लैंगिक जनन की क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं और संलयन करके युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। वही जाइगोट जो है भ्रूण में परिवर्तित होता है, आपने ऐसा पढ़ा है। तो इस वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
तो जब ये मनुष्य के, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण जो है मनुष्य के शरीर के तापमान से 2 से यानी थोड़े कम तापमान 2 से 3.5 या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2 से 3 पॉइंट का जो टेम्परेचर है तापमान कम होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मनुष्य के शरीर के बाहर वृषण जो है स्थित होते हैं। इसके बाद इसकी संरचना आप देख पा रहे हैं कि वृषण लगभग 1.5 सेमी लंबा, 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है। यानी इस पूरे वृषण का व्यास बताया गया, लंबाई चौड़ाई कि इसकी लंबाई यानी कि 1.5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका कार्य क्या होता है, यानी इस वृषण का कार्य होता है कि ये मनुष्य के शरीर में जो है नर मनुष्य में उपस्थित होते हैं और नर मनुष्यों में शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इनकी संख्या 2 होती है प्रत्येक नर मनुष्य में और जोड़ी में 1 जोड़ी होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा सहायक जनन अंग, यानी मदद करने वाले, सहायता करने वाले जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें अगला जेनाइटल ऑर्गन्स है अधिवृषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो अधिवृषण जो है ये वृषण के पास ही स्थित होता है, यानी ये वृषण है और इसी के ऊपर का जो ये झालरनुमा दिखाई दे रहा, मुर्गे की कलगी के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे एपिडिडाइमिस या हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। इंग्लिश में एपिडिडाइमिस और हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। तो आइए इसकी संरचना देखते हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। कैसी होती है? ये लगभग 6 मीटर, कितने मीटर? 6 मीटर लंबी, पतली तथा कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित का मतलब होता है आपस में उलझी हुई। ठीक है, आपस में उलझी हुई नलिका होती है जो वृषण के भीतरी भाग को ढकने में सहायक है। यानी जो आपका टेस्टिस है, वृषण है, उनको ढकने में ये सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर एक यानी ये गोल संरचना जो है इसको वृषण या टेस्टिस कहते हैं और इसी संरचना के ऊपर एक झालर नुमा संरचना बनी हुई है, यानी कि जैसे मुर्गे की सिर के ऊपर कलगी जैसी संरचना होती है उसी प्रकार से अधिवृषण की संरचना होती है। तो जो ये अधिवृषण है ये वृषण को ही ढकने में सहायता करता है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन होता है, यानी इनके ये कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, वो क्या काम करता है। वो जो है शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन करता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा होता है और जो अधिवृषण है वो शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा बने हुए शुक्राणुओं को क्या करता है? संग्रहण करता है और मैच्योरिटी लाता है, यानी कि परिपक्व बनाता है। तो जैसा आप समझ पाए कि वृषण के ऊपर की जो ये संरचना है ये अधिवृषण कहलाती है और अधिवृषण जो होता है वो लगभग 6 मीटर जो है लंबी संरचना होती है, पतली होती है और कुंडलित संरचना होती है। इसके साथ साथ जो अधिवृषण है ये वृषण के भीतरी भाग को ढकने में सहायक है और इसका कार्य होता है कि शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन। यानी इस प्रकार आपने मनुष्य के नर जनन तंत्र में 2 संरचनाओं के बारे में समझ पाए, पहला वृषण और दूसरा था अधिवृषण। यानी वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस और अधिवृषण को कहते हैं एपिडिडाइमिस। इसके बाद अगली सहायक जननांग यानी अगला सहायक जननांग देखते हैं कौन सा है। अगला है हमारा शुक्र वाहिनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंसेस।
तो शुक्र वाहिनी, शुक्र का मतलब होता है शुक्राणुओं को, वाहिनी का मतलब है ले जाने वाली नली या ट्यूब, नलिका जिसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे। वाहन, वाहिनी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली नलिका। जैसे हम वाटर पाइपलाइन के माध्यम से वाटर को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं पाइप के प्रयोग करके, उसी प्रकार से शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं शुक्रवाहिनी कहाँ स्थित होती है। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। यानी जो यूरिन पेट होता है, जहां से मूत्र का निष्कासन होता है, मूत्र मार्ग जिसको कहते हैं, उस मूत्र मार्ग में जाकर के शुक्रवाहिनी खुलती है। यानी अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी की संख्या कितनी, एक शुक्रवाहिनी होती है जो निकल करके उदर गुहा में प्रवेश करती है और मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। तो देखिए यहाँ पर अधिवृषण, सबसे पहले वृषण आपने पढ़ा, वृषण के ऊपर आपने एपिडिडाइमिस अधिवृषण पढ़ा और उसी अधिवृषण के ऊपर से एक पतली नली निकल करके कहाँ जाती है, मूत्राशय में। मूत्राशय यानी यूथ्रा में जाती है, जहां पर मूत्र का कलेक्शन होता है, मूत्र का संग्रहण होता है। तो ये जो शुक्रवाहिनी है ये वृषण और अधिवृषण से जुड़ती हुई पतली नली के रूप में मूत्राशय में खुलती है जाकर के। कहाँ, मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है, यानी जहां से मूत्र का निष्कासन होगा उस मूत्र मार्ग के पास के भाग में जाकर के खुलती है। तो इस प्रकार आपने अभी तक नर जनन तंत्र में मुख्य जनन तंत्र अंग में वृषण पढ़ा, दूसरा सहायक जनन अंग में आपने अधिवृषण एपिडिडाइमिस और तीसरा शुक्रवाहिनी वास डिफरेंसेस पढ़ा। उसी के आगे आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक शुक्रवाहिनी, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंसेस, और इसके आगे हम अगला सहायक जनन अंग पढ़ते हैं शुक्राशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसिकल। अब देखिए इसका क्या कार्य होता है शुक्राशय का, इसकी संरचना किस प्रकार है। सेमिनल वेसिकल यह एक द्विपॉलित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। कैसी होती है, द्विपॉलित यानी दो पॉलियों से मिलकर के इसकी संरचना बनती है और ग्रंथिल संरचना होती है, यानी कई छोटी छोटी इसकी ग्रंथियां इसमें बटी होती हैं और इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का भाग बनाता है। यानी वीर्य वो पदार्थ है जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं और ये एक चिपचिपा द्रव होता है, तरल होता है और जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं। तो जो आपका शुक्राशय है सेमिनल वेसिकल, तो देखिए यह एक द्विपॉलित थैलीनुमा, कैसी, जैसे थैलियां होती हैं उस प्रकार से इसकी संरचना बनी होती है शुक्राशय की। और देखिए ये संरचना दिखाई गई है यहाँ पर शुक्राशय की, और इसमें कई सारी ग्रंथियां होती हैं, तो इसलिए इसकी संरचना जो है वो द्विपॉलित ग्रंथिल संरचना होती है और इससे जो है एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का भाग बनाता है। वीर्य में नर युग्मक यानी शुक्राणु उपस्थित होते हैं और वही वीर्य जो है उसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं। वीर्य ही क्या करता है, जो है आगे पहुंचता है, यानी जब लैंगिक जनन की क्रिया में नर युग्मक भाग लेता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की केंद्रक आपस में जब संलयन करते हैं तो वहीं से वो यानी उस वीर्य से ही नर युग्मक पहुंचता है या नर अंडाणु पहुंचता है, जिसको हम नर में जो है शुक्राणु के नाम से जानते हैं। आपने इसके पहले अभी पढ़ा था कि वृषण में जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो जो ये शुक्राशय है इसकी संरचना आपको पता हो गई कि इसकी संरचना जो है वो एक
दीपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है और इससे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो कि वीर्य का भाग बनाता है। तो ये है आपका शुक्राशय इस नरजनन तंत्र में, जो आपको दिख भी रहा है, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला हमारा सहायक जनन अंग है मूत्र मार्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। तो मूत्र मार्ग, जैसा कि मूत्र मार्ग यानी मूत्र के निष्कासन के लिए पेट या रास्ता, तो इसका काम क्या है मूत्र मार्ग का? मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर के बाहर आता है। यानी जो आपका मूत्र मार्ग है, ये देखिए, ये एक पतली नली सी दिखाई दे रही है जो कि शिश्न के मध्य भाग से होती हुई कहाँ पहुंचती है? शुक्रवाहिनी के पास पहुंचती है और शुक्रवाहिनी से आगे पहुंच करके मूत्राशय तक जाती है। क्योंकि मूत्राशय में जो है मूत्र इकट्ठा होता है और जब उसका निष्कासन करना होता है तब वो मूत्र मार्ग यानी मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होता हुआ शिश्न से गुजरता और बाहर आता है। तो मूत्र मार्ग का काम होता है यूरेथ्रा का कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर के बाहर आते हैं। यानी जो वीर्य है इसमें नरयुग्मक शुक्राणु उपस्थित होते हैं, उनको भी शरीर से बाहर आना होता है, क्योंकि यही वीर्य जब जो है मादा के गर्भाशय में यानी मादा के जो है गर्भाशय में पहुंचता है, तब जाकर के जो है अंडाणु और शुक्राणु दोनों का जो है संयोग होता है और संयोग होकर के यानी केंद्रक आपस में मिलते हैं और युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है और वही युग्मनज या जाइगोट जो है भ्रूण में परिवर्तित होता है, ऐसा आपने पढ़ा। तो ये वीर्य यानी जो आपका मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, ये मूत्र और वीर्य दोनों का निष्कासन करता है शरीर से। इसके बाद अगला हमारा सहायक जनन अंग है शिश्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। तो जो कि आप इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, ये इतनी संरचना जो है वो शिश्न की संरचना है, जिसको जो है इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। तो इसका काम देखिए क्या है, ये मैथुन अंग है, यानी ये मैथुन की क्रिया में जो है मुख्यतः भाग लेता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही शरीर से वीर्य का निष्कासन होता है और वही वीर्य जो है मादा के गर्भाशय में पहुंचता है। तो ये जो मैथुन है यानी ये जो शिश्न है, इसको मैथुन अंग कहते हैं और यह वृषण कोषों के मध्य स्थित होता है। यानी जो हमारे वृषण हैं उन वृषण कोषों के आसपास यानी वृषण कोषों के पास या मध्य में स्थित होता है और शिश्न के मध्य मूत्र मार्ग गुजरता है। यानी शिश्न के मध्य से जो है मूत्र मार्ग गुजरता है, क्योंकि इसके बीच से ही मूत्र मार्ग गुजरता है। जो मूत्राशय से होता हुआ मूत्र मार्ग शिश्न के माध्यम से जो है शरीर के बाहर खुलता है, क्योंकि मूत्र मार्ग से जो है मूत्राशय में इकट्ठा हुआ मूत्र और साथ में ही जो आपका शुक्राशय है वहां से यानी जो आपके वृषण के द्वारा निर्मित शुक्राणु हैं वो शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं और शुक्राशय में वो वीर्य में मिश्रित होते हैं। तो वीर्य और मूत्र दोनों ही शिश्न यानी मूत्र मार्ग से होते हुए शिश्न द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित होते हैं। तो इसका कार्य भी बताया गया है कि मूत्र मार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर आ निकलते हैं। यानी जो आपका पेनिस है उस पेनिस की सहायता से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर शुक्राणुओं का निष्कासन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो शिश्न है इसके मध्य में एक पतली सी नली यानी जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, पतली सी नली निकली हुई है और इसी पतली नली के माध्यम से जो है मूत्राशय से मूत्र का निष्कासन होता है और शुक्राशय में बने हुए वीर्य का निष्कासन शरीर से बाहर होता है। ये थे हमारे सहायक जनन अंग, जिसमें आपने पढ़ा मुख्य जनन अंग आपका था वृषण यानी कि टेस्टिस और सहायक जनन अंग में आपने पढ़ा अधिवृषण एपिडिडाइमिस और दूसरा पढ़ा आपने
अधिप्रसरण के बाद आपने पढ़ा था शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंसेस। इसके बाद तीसरा पढ़ा आपने सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। चौथा आपने पढ़ा मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। पांचवा था हमारा शिश्न, पेनिस। अब इसके अलावा भी सहायक जननांग के अतिरिक्त भी मनुष्य के यानी नर जनन तंत्र में कुछ सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, उनका भी अपना कार्य होता है। तो यहां पर हम सहायक जनन ग्रंथियों में दो बता रहे हैं आपको। पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए इसका काम क्या होता है, ये कहाँ स्थित होती है, यह मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, अधर तल पर, वो भी मूत्र मार्ग के। तो देखिए ये मूत्र मार्ग गया हुआ है और इसके ऊपर के हिस्से पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसके अधर तल पर उपस्थित है। और जो इसकी संरचना होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो कई पिंडों से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है, कई पिंडों से मिलकर के बनी होती है। और इस ग्रंथि से जो है हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है। यानी जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है ये हल्का क्षारीय तरल स्रावित करती है, जिसके कारण क्या होता है कि यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता नष्ट करती है, जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। यानी इस प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से, यानी इस प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है क्षारीय तरल स्रावित होता है। कैसा तरल, हल्का क्षारीय तरल। जब क्षारीय तरल होगा तभी ये मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होती है, यानी मूत्र में जो हमारी यूरिया के द्वारा अम्लीयता आती है, यूरिक अम्ल के द्वारा अम्लीयता होती है, उस अम्लीयता को ये समाप्त करती है। और जो शुक्राणु हैं, नर युग्मक हैं, उनको सक्रिय बनाती है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर दिखाई गई है। कहां पर, मूत्र मार्ग के अधर तल पर। इसके बाद अगली ग्रंथि है हमारी काउपर्स ग्रंथियां। तो काउपर्स ग्रंथियां देखिए कैसी होती हैं। संख्या में बताया गया कि ये एक जोड़ी, कितनी, एक जोड़ी संख्या में, यानी दो जोड़ी में एक जोड़ी। ये एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं स्थित होती हैं। यानी जो आपका यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में होती हैं। और ये भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता समाप्त करती हैं। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ इसके आसपास पाई जाती है, इसमें नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। तो यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसी के पास मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं, जो कि आपकी संरचना में ये इस प्रकार से बनी होंगी, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है, इस प्रकार से बनी होती हैं। तो आप इनको लिख भी लेना, काउपर्स ग्रंथियां इस प्रकार से। एक मिनट, आप स्पष्ट रूप से लिख लेना। ये आपका शुक्राशय जो है, हाँ शुक्राशय ये था आपका। और काउपर्स ग्रंथियों को इस साइड में हम लिख लेते हैं, काउपर्स ग्रंथियां, जिससे आसानी से में लर्न करने में भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्रंथि ऐसे लिखिए, ठीक है, काउपर्स ग्रंथि। तो काउपर्स ग्रंथि की संरचना आपको पता चली, कहाँ, मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में स्थित होती हैं। और ये क्या करती हैं, काउपर्स ग्रंथियां भी जो है वो मैथुन में जो है एक क्षारीय द्रव का स्रावण करती हैं, यानी इसका कार्य है। और ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती हैं। जिस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती है, उसी प्रकार से काउपर्स ग्रंथि भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करती है। और इसके साथ साथ ही जो योनि का मार्ग होता है वो मैथुन के समय चिकना बनाती है, इसका काम है, परंतु यहाँ पर नहीं लिखा गया है। आप इतना ही लिखिए क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इतना ही दिया गया है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित था, समाप्त होता है। आप इसके सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी पर फेयर करना, साथ में मूत्र मार्ग यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसको भी स्पष्ट रूप से बनाना। आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।